बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। चुनकर फूल कतार से जो लगाते हैं, चुनकर फूल कतार से जो लगाते हैं, बहारों के आंगन में बसंत जो बरसाते हैं। जी हाँ, बहारों के आंगन में बसंत जो बरसाते हैं, वनस्पतियों के पारखी हैं आप सभी, वनस्पतियों के पारखी हैं आप सभी, हरियाली को जो हर ओर बुलाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए फटाफट लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगा आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान की खेती के लिए पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत ले सकते हैं कई कृषि उपयोगी साधन। तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि यंत्र। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का गरिमा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना लागू है। धान की खेती का मौसम शुरू होते ही इस योजना के तहत राज्य में किसान अनुदान पर बोरेक्स, जिंक, लाइम, जिप्सम, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी, खरपतवार नाशी, सीड ड्रिल, रोटावेटर, कोनोवीडर, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी राइस मिल और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। राज्य के कई जिलों में तिलहनी फसलों की उपज और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान 50% अनुदान पर पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, मैनुअल और ट्रैक्टर चालित फार्म यंत्र, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, सिंचाई पाइप, जिप्सम, सल्फर बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शिमला मिर्च की आगात खेती के लिए थाला बनाकर पौधों की रोपाई करें। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति ये है कि 1 से 1.25 मीटर चौड़ाई वाले थाले में कतारों में पौधा लगाएं। इसमें कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच भी 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च से ज़्यादा लाभ लेना है तो प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन के साथ शिमला मिर्च की खेती करें। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी की बात आती है। हम लोगों ने देखा है कि 1 से 1.25 मीटर की दूरी पे हम लोग ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाते हैं। एक क्यारी की चौड़ाई करीब 1 से 1.25 मीटर तक रहती है और 2 क्यारी के बीच में इस तरह से एक नाली रहती है और क्यारियों के ऊपर 40 बाई 40 सेंटीमीटर पे हम लोग लाइन और पौधे की दूरी पे इसका पौधे की रोपाई करते हैं। रोपाई करते समय किसान भाइयों को ध्यान देना है, मल्च का प्रयोग जरूर करें। आजकल प्लास्टिक की मल्च आ रही हैं और मल्च के प्रयोग करने से एक तो खरपतवार की समस्या हमारी फसल में नहीं आती है कि बरसात के मौसम में जब पौधों की बढ़वार होती है उस समय खरपतवार काफ़ी बड़े पैमाने पे आते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए मल्च का प्रयोग जरूर करें किसान भाई। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन, टपकन सिंचाई विधि के लिए ड्रिप इरिगेशन की भी व्यवस्था करेंगे। अगर किसान भाई ड्रिप इरिगेशन और मल्च के साथ शिमला मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका फसल बड़ी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं वे जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाले दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें।
झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं रासायनिक दवा के बिना टमाटर फसल में लगने वाले फल मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचाव के लिए किसान टमाटर की बुआई कतारों में करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बारी है तो आइए कीजिए जानकारी। देखिए, वन प्रदेश होने के कारण औषधीय पौधों की खरीद बिक्री और उपयोग बहुत पहले से की जाती रही है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण गिलोय, ब्राह्मी, तुलसी, अश्वगंधा, घृतकुमारी एवं सतावर जैसे औषधीय पौधों की मांग हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं जिसका कि व्यावसायिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कीमत है, उसकी खेती हम अपने खेतों में करें और वैज्ञानिक तरीके से करें ताकि आप इसका बहुत अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। लाभ उठाने के पीछे मुख्य मकसद ये है कि आप देखें कि जो औषधीय पौधों के जो इनपुट हैं, इनके जो डिमांड है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज हम लोग हर्बल प्रोडक्ट के प्रति जागरूकता काफ़ी आई है समाज में, तो सारे लोग इसका यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इसका जो सप्लाई है वो दिनों दिन घटता जा रहा है, क्योंकि जंगल जो हमारा इसका रिसोर्स था वो कम होते जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत है कि आप अपनी खेतों में इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि झारखंड में भी औषधीय पौधों का जो खेती है इसके प्रचार प्रसार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और किसान अधिकाधिक लाभ उठा पाए। सर्पगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसकी खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सर्पगंधा विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाई जा सकती है, परंतु अधिक उपज गर्म तथा अधिक आर्द्रता वाली परिस्थितियों में मिलती है। आपको 1 हेक्टेयर में खेती करनी है सर्पगंधा की, तो आपको उसके लिए कम से कम 6 से 7 किलोग्राम बीज चाहिए। ताजी बीज चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए, और 6 से 7 किलोग्राम बीज के लिए आपको 500 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी के लिए। तो नर्सरी में आप नर्सरी की जहाँ भी आपको बनाना हो वो अर्ध छायादार स्थान में बनाएं,
और वहाँ पे नर्सरी की मिट्टी को अच्छे से कोड़ के उसमें 1/3 गोबर और 2/3 मिट्टी मिला के उसमें थोड़ा आपका उसमें फफूंदनाशक से ट्रीट करके उसके बाद बीजों को लगाएं। बीज को लगाने से पहले 48 घंटे तक बीज को पानी में फुलाएं। 48 घंटे तक जब बीज पानी में फूल जाता है तो उसे हाथ से रगड़ के उसका जो ऊपर का छिलका है उसे आप बाहर फेंक दें। फिर बीजों को आप हवा में सुखा के उसके बाद आप इसको ये जो है आपका जो जर्मिनेशन जो कम जो पाया जाता है, इसमें काफ़ी कम जर्मिनेशन होता है। दूसरा बात यह है कि इसमें जर्मिनेशन का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो आप आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है जिब्रेलिक एसिड 3, उससे आप 500 ppm में यदि आप इसके बीज को 5 मिनट तक ट्रीट करेंगे तो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ने की संभावना होती है। नर्सरी में लगाने के लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 8 सेंटीमीटर के आसपास रखें और 1 सेंटीमीटर गहरे में बीज को लगाएं। लाइन में 1 सेंटीमीटर में के गहराई पे बीजों को लगाएं। बीजों को लगाने से पहले मैंने बोला उसे फफूंदनाशक से भी ट्रीट कर दें, क्योंकि नर्सरी में आपका बहुत सारे ऐसे रोग आते हैं जिसमें कि पौधों के मरने की संभावना होती है। तो बीज को आप फफूंदनाशक से ट्रीट कर दें। सामान्यतः यदि आपने नॉर्मली जो है इसमें 18 से 20 दिन यानी 3 सप्ताह में इसमें जर्मिनेशन आता है और आपको ये लगभग आपका जब 2 महीने के बाद जब इसमें 8-9 पत्तियां जब हो जाती हैं तो उसे आप अपनी खेतों में लगा सकते हैं। खेतों में लगाने की जो दूरी है वो है 50 से 50 सेंटीमीटर, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी 50 और आपका लाइन से लाइन की दूरी 50। ये दूरी ये करके आप सर्पगंधा के पौधों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। सतावर एक अन्य महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। इसकी खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु उत्तम मानी जाती है। सतावर की खेती के लिए मई के महीने में ही नर्सरी तैयार कर लें। जब नर्सरी में पौध 40 से 45 दिन की हो जाती है और लंबाई तकरीबन 4 से 5 इंच की हो जाए तो 50 सेंटीमीटर प्रति पौधा की दूरी पर रोपाई कर दें। रही बात सतावर की, सतावर के जो बीज होते हैं, सतावर की फसल भी 18 महीने की फसल है। इसको आप 18 महीने के बाद ही आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बीज गोल गोल आकार के होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं और इसमें 1 हेक्टेयर की खेती करने के लिए आपको 10 किलोग्राम सतावर के बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीजों को लगाने का तरीका भी वही सर्पगंधा के जैसे नर्सरी लगाते हैं वैसे ही सर्पगंधा उसको भी लगाएं। इसके भी बीज को आप 24 से 48 घंटे तक पानी में फुला के उसके बाद मई के महीने में अच्छे तरीके से नर्सरी तैयार करके उसमें आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रख के आप उसे नर्सरी में बोएं। इसमें भी अंकुरन जो है वो लगभग 16 से 17 दिन, 2 सप्ताह से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है आपका इसके बीजों का अंकुरन होने में। उसके बाद जब अंकुरन हो जाए और बीज की लगभग 50 सेंटीमीटर के पौधे जब हो जाएं तो उसे आप खेतों में लगाएंगे। खेतों में लगाने की जो दूरी है वो 50 × 50 सेंटीमीटर की दूरी होती है। और सतावर के पौधे चूँकि क्लाइंबर होते हैं तो आपको इसे सपोर्ट देने की आवश्यकता है, यानी बांस का जो टुकड़ा जो होता है वो आप अपने सतावर के पौधे के साथ आप सीधा बांधेंगे तो पौधे सीधे जाएंगे और आपस में उलझेंगे नहीं। सतावर की फसल करीब 18 से 24 महीने के बाद जड़ें खुदाई के योग्य तैयार हो जाती हैं। खुदाई का उपयुक्त समय अप्रैल-मई का महीना होता है जब पौधों पर लगे बीज पक जाएं। द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का उपयोग अगली फसल के लिए भी की जा सकती है। इसमें जो है आपको चूंकि इसमें आपका जो है 18 महीने की कम से कम फसल है तो इसमें समय समय पर निंदाई और सिंचाई गर्मी में 15 दिन के अंतराल पे और शीत ऋतु में 30 दिन के अंतराल पे करें। आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में सर्पगंधा के जड़ों का उपयोग मस्तिष्क संबंधी रोगों, मिर्गी, कंपन, आंत की बीमारी, प्रसव इत्यादि में किया जाता है, जबकि सतावर का उपयोग शक्तिवर्धक, माताओं में दुग्ध बढ़ाने हेतु, चर्म रोग एवं शारीरिक दर्दों के उपचार हेतु किया जाता है। ये जो यूज़ की जो बात आती है सर्पगंधा का जो जड़ है, इसका जड़ ही जो है मूल रूप से इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका कि उपयोग हमारे विभिन्न प्रकार के औषधीय उपचार में होता है, जैसे अनिंद्रा, जैसे हिस्टीरिया या मानसिक उन्माद या हाई ब्लड प्रेशर। इसमें जो है सर्पगंधा की जड़ों की जो दवाइयाँ बनती हैं वो इसका उपयोग होता है। शतावर जो है, सतावर में इसके जड़ों में गुच्छों में कंद पाए जाते हैं, जो कंद को जड़ों से अलग करके
उसका अनेक प्रकार की उसको दवाइयों के काम में आती हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि शक्तिवर्धक होता है इसका चूर्ण जो है। दूसरा कि ये दुग्ध को आपका जो नवजात जो बच्चों की जो माएँ हैं उनमें दुग्ध की जो यदि कमी होती है तो दुग्ध को ये बढ़ावा देता है। जानवरों को भी यदि खिलाते हैं तो जानवरों में भी दुग्ध की होता है। उसके बाद पेट संबंधी अनेक बीमारियां, जोड़ों संबंधित अनेक बीमारियों में शतावर का यूज़ होता है। अब जब हम इसकी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इसकी नर्सरी टेक्निक की। नर्सरी टेक्निक हम लोग इसको कैसे करें, क्योंकि आप ये नर्सरी में जो पौधे जो आप उत्पादित करते हैं वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, आपका रोग मुक्त होते हैं। तो ऐसे पौधों से खेती करने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आप इसमें बेटर प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। वर्तमान समय में सर्पगंधा और शतावर की व्यावसायिक खेती काफी लाभकारी है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियों में इसकी काफी मांग है। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। हम आपको दिलवाने जा रहे हैं सब्जी फसल में सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में। आइए देखते हैं और फटाफट जानकारी लेते हैं। सोयाबीन एक बहुउपयोगी फसल है जिसका उपयोग दाल, सब्जी, तेल, बड़ी इत्यादि के रूप में किया जाता है। सोयाबीन से तेल के अतिरिक्त दूध, पनीर, सोया प्रोटीन इत्यादि भी तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में काफ़ी मांग है। झारखंड के किसान इसकी खेती कुछ क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन अभी पहले करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको छोड़ने लगे हैं, क्योंकि इसकी बाज़ार बहुत ही कम है झारखंड में। इसलिए इसकी खेती अब प्रायः बहुत कम क्षेत्र में होती है। तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई इसको अधिक से अधिक उत्पादन करें और इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, ताकि इसकी उपज क्षमता अधिक प्राप्त हो। सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त अच्छी मानी जाती है। हालांकि हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर हर प्रकार की मिट्टी में जहां जल निकासी की सुविधा हो, सोयाबीन की खेती की जा सकती है। ग्रीष्मकालीन जुताई और सौर्यीकरण से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। सोयाबीन जो है ये दो तरह से उत्पादित किया जा सकता है। एक तो इनकी दाना के रूप में जो सोयाबीन खेतों में होती है, और दूसरा है कि सब्जी के रूप में। तो किसान झारखंड में दाना के रूप में इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन सब्जी के रूप में इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं मटर के लिए, मटर दोनों में होता है, एक दाना के लिए भी होता है, एक सब्जी के लिए भी होता है। तो दाना से ज़्यादा यहाँ पर सब्जी वाला मटर उपजता है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, इसमें प्रोटीन और तेल दोनों मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान यहाँ के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी बाज़ार कम है। झारखंड में इसकी जो बीज उत्पाद होते हैं सोयाबीन की, वो खपत नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। जैसे सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन दूध, ये सब बनते हैं इस फसल से। तो इनकी बहुत ही कम फैक्ट्री हैं यहाँ पे, तो इसकी मतलब इसकी जो उत्पादन है ये नहीं बिक पाता है किसान के खेतों से उत्पादित उपज, इसलिए किसान भाई छोड़ते हैं। सोयाबीन की कई किस्में विकसित की गई हैं, जिसकी पकने की अवधि और उत्पादन क्षमता अलग अलग है। कृषि विशेषज्ञ बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2, RUS 5, RAS 18 जैसी सोयाबीन की प्रजातियों की अनुशंसा करते हैं।
सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सोयाबीन जो फसल होता है ये खरीफ मौसम में होता है और मुख्यतः टाण ज़मीन में होता है जिसमें जल जमाव नहीं हो, चूँकि ये बरसात के समय में होता है तो इनकी जड़ों में जल जमाव नहीं होना चाहिए। और दलहनी फसल है इसलिए इसमें टाण ज़मीन में होना चाहिए। इसमें कोई भी तरह की मिट्टी चाहिए, इसमें दोमट से लेकर लाल हल्की बलुआही मिट्टी भी चलता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें और इसकी कौन कौन से किस्मों का चुनाव करें। किस्मों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक आता है बिरसा सोयाबीन 1, एक दूसरा है बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2, उसके अलावा RAUS 5 है और RAS 18। ये 4 किस्में हैं जो कि हम यहाँ सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं। सोयाबीन के अंकुरण को बीज तथा मृदा जनित रोग प्रभावित करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए वेबस्टीन या थीरम से बीज को अवश्य उपचारित करें। फफूंदनाशक दवाओं से बीजोपचार के पश्चात राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। ये जो उपचार ऐसे तो सभी फसलों में आवश्यक है, लेकिन दलहनी फसल के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दलहनी फसल जो है वायुमंडल के नेत्रजन को लेके ज़मीन में लेते हैं और उसे पौधा अंततः प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसकी जो हम खाद के रूप में नेत्रजन देते हैं इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बीजोपचार के लिए सबसे पहले हम जो बीज जनित रोग होते हैं उसकी रोकथाम के लिए वेबस्टीन या थीराम 3 ग्राम प्रति किलो की दर से ये पाउडर के रूप में आता है और उसको मिला देते हैं अच्छी तरह बीजों के ऊपर। इसके अलावा एक राइजोबियम जो जीवाणु खाद के रूप में उपयोग होता है, इसको भी हम पाउडर 3 ग्राम प्रति किलो की दर से मिला देते हैं फफूंदीनाशक दवाई के बाद, और इसको छाया में अच्छी तरह सुखा के उसको तुरंत में खेतों में डाल देते हैं, खेतों में बुआई कर देते हैं। सोयाबीन खरीफ की फसल है, इसलिए मध्य जून से मध्य जुलाई तक इसकी बुआई अवश्य कर लें। किस्म के आधार पर बीज से बीज और कतार से कतार की दूरी रखें। ये मुख्यतः खरीफ मौसम में होता है, इसको आप मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। तो इसमें सब्जियों के रूप में चूँकि आप ले रहे हैं सोयाबीन को, तो इसको हम परिपक्वता तक नहीं छोड़ते हैं खेत में। जब ये फसल लगभग 50 से 60 दिनों का हो जाए तो उस समय इनका छीमी तोड़ के हम निकाल देते हैं और उसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सोयाबीन की फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, बेशर्ते फसल बोने के बाद से ही फसल की निगरानी करें एवं पौधों को कीट एवं रोगों से बचाने का प्रबंध समय रहते कर लें। कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हम अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उन जानकारियों पर अमल करके आप लाभ उठा सकें। अब फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए। पता है ना क्यों? जी हाँ, हमारा पता जो आपको नोट करना है ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची, पिन संख्या 34001। हमें रहेगा जी हाँ आपके खातों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।